हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एनसीसी के बारे में। जी हाँ, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। इनको लगभग 4,000 करोड़ का ऑर्डर जो है मिल चुका है। इससे पहले सारे के सारे जो ऑर्डर्स इनको मिले थे वो मिलके कुछ 7 से 8 हजार तक का ऑर्डर इनका कंप्लीट बन चुका है। बट वो बात अभी नहीं करेंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ इन 4,000 करोड़ के बारे में। तो जुड़े रहिएगा वीडियो को एंड तक। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आप पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। तो दोस्तों बात क्या करने वाले हैं, आज बात करेंगे शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में, चार्ट के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ होल्ड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, पूरा का पूरा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कंपनी के साथ में। कंपनी पुरानी है, अच्छी है, कंस्ट्रक्शन फील्ड की है और मोस्टली गवर्नमेंट के जो भी टेंडर्स होते हैं उसमें ज्यादातर इसकी डील होती है। काफी दिनों से, काफी महीनों से कहूंगा मैं, एक्चुअली काफी महीनों से स्टॉक जो है वो पुअर परफॉर्म कर रहा था और कुछ समय के लिए लगभग डेड हो चुका था। बट अभी जो है वो शेयर ने बहुत माफ कीजिएगा, बहुत स्पीड जो है वो पकड़ ली है। और पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन कहेंगे हम लोग उसे, काफी जबरदस्त मोमेंटम है। मोमेंटम मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ न्यूज की डिटेल में बताऊंगा। तो पहले न्यूज की डिटेल्स देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डिटेल क्या है, ऑर्डर कहां से मिल रहा है और ऑर्डर एक्चुअली है क्या। देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी मनी कंट्रोल के साइट पर हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीसी ने जो है वो ऑर्डर्स बैक किए हुए हैं, जो है लगभग 3905, यानी लगभग 4,000 करोड़ के, जो है नवंबर का टेन्योर है। यहाँ पे इनको जो 850 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है वो वाटर डिवीजन डिपार्टमेंट से मिला हुआ है। और साथ ही साथ जो बचे हुए 3 ऑर्डर्स हैं वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं, बिल्डिंग डिवीजन से मिले हुए हैं। देखिए इनको ये जो ऑर्डर्स है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी की तरफ से दिए गए हैं। इसमें कोई इंटरनल ऑर्डर्स इंक्लूडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अब आगे जाकर के बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो कंपनी है इसका पोर्टफोलियो हो गया या फिर इसका होल्डिंग पैटर्न हो गया, इसका पीयर कंपैरिजन हो गया, उसके रिलेटेड अगर बात करनी है तो मैं, मेरा पर्सनल फेवरेट साइड है मनी कंट्रोल। तो हम लोग अभी जो है प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर वाइज होल्डिंग है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 थी, वो फिर 19 हो गई, 1957 हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे मैंने कहा कि कुछ महीने पहले स्टॉक जो है वो पुअर परफॉर्म कर रहा था और डेड होता जा रहा था। तो ऐसे समय में आप और हमारे जैसे एग्जैक्टली प्रमोटर भी वही करते हैं कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेच देते हैं, पैसा बना लेते हैं और जैसे ही स्टॉक गिर जाता है उसको वापस से खरीदना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली वही होते हुए हमने देखा 931 के बाद सितंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आया तो उनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 1968 हो गया, यानी पॉइंट 30 से 30 प्लस बढ़ गया था। अगर प्लेज की बात आप देखोगे तो प्लेज जो शेयर पड़े हुए थे उनको निकाला जा रहा है, अभी उनको छुड़वाया जा रहा है। जैसे जैसे प्रॉफिट बन रहा है माफी उनको जो है वो पैसा देकर के अपने शेयर जो है वो मूव करा रहे हैं। एफ आई के आप अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा था पुअर परफॉर्मेंस है, तो पुअर परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा और सबसे पहले अलर्ट जो होते हैं वो होते हैं एफ वाले। क्योंकि अभी सिनेरियो क्या था, इन्होंने तो यहाँ पे पुअर परफॉर्म कर ही रहा था, प्लस बाहर के मार्केट से वो भी पुअर परफॉर्म कर रहे थे। और ऐसे कंडीशन में हर कोई बंदा चाहेगा कि भाई पैसा मेरे घर में इन्वेस्ट हो, ना कि दूसरे के घर में। तो काफी सारे शेयर्स में एफ वालों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर जो है वो अपने स्टॉक्स मार्केट में लगा दिया, क्योंकि वहां के शेयर जो है वो काफी सस्ते मिलने शुरू हो गए थे। अब डीआईआई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिएगा होल्डिंग कम होती जा रही है। अब ये होल्डिंग आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी इन फ्यूचर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग इसका जीरो कर दिया है, इंश्योरेंस ने कभी इसमें पैसा नहीं डाला। एमएफ के जो है, एमएफ की होल्डिंग काफी ज्यादा हुआ करती थी दिसंबर क्वार्टर में। उसके बाद में जैसे ही पेंडेमिक आना शुरू हुआ, कंपनी का परफॉर्मेंस कम हुआ,
तो जैसे वो अपनी होल्डिंग्स कम होते गए, बिकॉज एमएफ जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने नंबर्स किसी और को दिखाने के लिए, वो दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें अलर्ट रहना पड़ता है। तो अगर एक आप बात देख रहे हो जहां पर सब जगह से पैसा निकलता जा रहा है, वहां पे मेरा भाई रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा डालते ही जा रहा है, क्योंकि क्या है, शेयर सस्ता है और ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खरीदा कब गया, जब मार्केट में एक बात बाहर आई कि ये स्टॉक जो है वो राकेश झुनझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में आता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये शेयर जो है राकेश झुनझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में आता है और वो काफी सालों से है, वो आज से बिल्कुल भी नहीं है। उनका रिस्क एपेटाइट जो है वो दोस्तों वो बहुत बड़ा है, आप उनके जैसा रिस्क एपेटाइट बिल्कुल भी नहीं रखते हो, तो आपके लिए शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सोच समझदारी का काम होना चाहिए। तो वो सोच के समझिएगा, भेड़ चाल की तरह कोई आपको कुछ बता देता है तो उसके पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, अपना खुद का स्टडी भी किया कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग रहे ना रहे नहीं मालूम, बट आपका जो नॉलेज होगा हमेशा आपके साथ रहेगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों थोड़ा। देखिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा एमएफ का जो है आदित्य बिरला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। होल्डिंग कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, 36 लाख यहाँ पे 66 लाख है, यहाँ पे 39 लाख है और नीचे थोड़ा अमाउंट और बढ़ रहा है। तो एक एवरेज रेटिंग है, एवरेज स्टॉक्स इसमें डाले हुए हैं। अगर इसका पीयर कंपैरिजन आप करोगे दोस्तों रेल टेल के साथ में या रेल विकास के साथ में, तो स्टॉक प्राइस आपका आधा है, और क्वार्टर प्रॉफिट अभी आप देखोगे तो रेल विकास ने आपको ज्यादा दिया हुआ है ना कि एनसीसी ने। और अगर आप जैसे नीचे नीचे चले जाओगे आपको प्रॉफिट कम ज्यादा होता नॉर्मली दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक चीज पता चलती है दोस्तों कि आपका इन्वेस्टमेंट रेल विकास में ज्यादा था, उस टाइम पे अगर आप कर देते आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता और शेयर्स भी ज्यादा मिलते। तो यह कंपैरिजन करना हमेशा याद रखिएगा, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना बहुत गलत चीज होती है। अभी स्टॉक के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक काफी सारी चीजें निगेटिव बोल चुका हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी पॉजिटिव की तरफ भी मुड़ने वाला हूं। तो बात बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं टिकर टेप पे। यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट रखती है। इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आप देखोगे दोस्तों इस समय ये 46 है, यानी वॉरेन बफेट सर का पहला रूल है, आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए सोचिएगा, लॉन्ग टर्म का बाद में देखेंगे, पहला व्यू आपका हमेशा शॉर्ट टर्म का ही होना चाहिए। अभी यहाँ पे रिटर्न या एफडी से आपको बिल्कुल बेटर नहीं देता है, क्योंकि अभी शेयर को बहुत आगे जाना पड़ेगा एफडी से बेटर रिटर्न देने के लिए। डिविडेंड ये इतना अच्छा नहीं है। एंट्री पॉइंट देखिए, अब अगर आप 2 पॉइंट हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे जो दिया होता है वो नॉट नेसेसरी सही हो, क्योंकि वो चार्ट के साथ भी कंपेयर करके देखना चाहिए। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है तो बाइंग पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन एंट्री पॉइंट जो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे प्लेज कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, कोई इसमें स्टॉक मार्केट ब्लॉक नहीं है, सब कुछ ओपन है शेयर का। फोरकास्ट की तरफ अगर चलते हैं दोस्तों, तो 15 में से 93 एनालिस्ट आपको अभी फिलहाल बाय का सिग्नल दे रहे हैं, और ये बाय का सिग्नल क्यों दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो एवरेज इंडस्ट्री का ग्रोथ लगभग 6% है और इनका -1.33% है। यहाँ पे मार्केट शेयर देखिएगा 3.94 यानी 4% से गिर कर गया 3% हो चुका है। हायर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि नेट इनकम का इनका 44% है, जबकि इंडस्ट्री जो है वो 19% पे ट्रेल कर रही है। बैलेंस शीट देखो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो इनका 237 है इंडस्ट्री का, जबकि इनका सिर्फ 59% है। और करंट रेट की बात करेंगे दोस्तों तो 137% है, और इनका एवरेज जो है वो 110, इंडस्ट्री एवरेज जो है 110% पे आता है। अगर इसकी आगे चल के और थोड़ा डिटेल्स में इसके नंबर हम लोग खोजेंगे तो हमें इसका आरओसी मिलेगा 13% का, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 13.6% है, और आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 7.22% है। अब इसका हम लोग ईपीएस देखेंगे तो 5% का ईपीएस निकल के आता है। 5 साल से कंपनी 55% का प्रॉफिट दे रही है दोस्तों, और 3 साल से ये प्रॉफिट जो है 192% हो चुका है। लेकिन सेल्स ग्रोथ की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो आपको 5 साल में -1.32% दिखेगा, और 3 साल में ये 0.37% हो गया। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा सेल्स में ग्रोथ लाने की कोशिश कर रही है।
अब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कंपनी के बारे में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है, खास करके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, हाउसिंग, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स। इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये छोटा पैकेट का एलएनटी जैसे काम करता है। ये सारे काम एलएनटी भी करता है बट एक बड़े लेवल पे, और एनसीसी जो करता है वो शायद थोड़े छोटे लेवल पे, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं कैश फ्लो की तरफ जाते हुए। अगर आप कैश की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पे -105 यानी 105 करोड़ का यहाँ पे माइनस में है कैश फ्लो। तो क्यों है उसकी तरफ जाकर भी देखना जरूरी है कि पैसा गया तो कहाँ गया, ये मालूम होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 611 करोड़ का पेमेंट हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन उतना ही इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, ये नहीं कि अभी भी डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो कंसर्न वाली बात है। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये वो चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है और रोकेगी। जैसे जैसे इनका रीपेमेंट बढ़ेगा क्वार्टर वाइज, आप अपने डिसीजन में मॉडिफिकेशन लाके अपना डिसीजन बदल सकते हो। यहाँ पे देखोगे आप आरओसी 22% से 14% पे आ चुका है, और डेटर डेज दोस्तों बहुत ही खराब है। यहाँ पे 112 डेटर डेज है, और 97 से 112 जाना इतनी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये डेटर डेज जितने कम होंगे उतना कंपनी के पास पैसा जल्दी आएगा, ठीक है। अब चार्ट पर लेकर के चार्ट पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो तीन इंडिकेटर्स में पहले लगा दूं हमेशा की तरह जो हमारे होते हैं, वो है एमएससीडी, आरएसआई जो हमें प्राइस के बारे में बताता है, और एक होता है दोस्तों ईएमए, और ईएमए मैंने लगा लिया। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने 4 लाइंस लगा करके रखी हुई है। वो लाइंस के बारे में पहले आपको क्लियर कर दूं। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों तो एक चीज समझ में आती है, शेयर जो है वो जून से एक ब्रैकेट में, एक पाइपलाइन में ही ट्रेड हो रहा है। 26 से लेके अप्रोक्स 40 यानी 30-40 की जो रेंज है 10 से 15 रुपए की, उसी के बीच में शेयर जो है वो ट्रेल कर रहा था, और अब जाके शेयर जो है वो ऊपर गया है। ऊपर जाने का एक पहला इंडिकेटर जो मिला था हमें, वो था हमारा ईएमए। अभी यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो है वो 200 डेज का जो लाइन है वो 50 दिन के नीचे, यानी 50 दिन का ईएमए जो है वो 200 डेज के ईएमए को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो शेयर का एक क्विकेस्ट सपोर्ट आपको दिखेगा, जो मैंने ब्लू लाइन रखी हुई है वो है 41 की। अभी शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 47 पर, नीचे एक लाइन है रेड वाली 37 पर, और ऊपर एक लाइन लगी हुई है 53 पर। अब इसका मीनिंग ये है दोस्तों, अभी शेयर आपका ट्रेड कर रहा है 46 पर, शेयर बिल्कुल बुलिश मोड में है। अगर आप शेयर को यहाँ पे खरीदते हो तो छोटी क्वांटिटी में खरीदेगा, क्योंकि शेयर यहाँ से ऊपर जाने की ताकत बिल्कुल रखता है। और यह कंफर्मेशन मोड आपका चला तो आपको क्वांटिटी जो है वो स्लोली स्लोली बढ़ानी है। जैसे आपका शेयर 53 के रेंज फिर आएगा तो आप एक हैवी क्वांटिटी जो है वहां पर लेकर के रख सकते हो। और लेकिन वो जो होगा वो एक इमीडिएट शॉर्ट पीरियड का होगा, 59 से लेकर 60 तक का इमीडिएट शॉर्ट पीरियड होगा, ठीक है। वहां पे एक अच्छा गेन आप कर सकते हो। लेकिन 53 के ऊपर अगर शेयर जाता है तो तब तक हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदना है। और अगर शेयर यहां से नीचे आ जाता है, हमें एक मूवमेंट दिखा देता है, तो हमें शेयर को खरीदना है 42 के लेवल पे, ठीक है। यहां पर अगर डिप मिल जाता है तो 42 एक बेटर लेवल है आपके लिए बाय करने का, क्योंकि ये क्विकेस्ट सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है दोस्तों तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, जब तक आपका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कम सपोर्ट है 37 का, वो जब तक शेयर ब्रेक नहीं करता है तो आप टेंशन फ्री रह के इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, ठीक है। और जब ये शेयर अपना ये लेवल तोड़ देगा तो आपको इसको बेच के अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि समझ लेना यहाँ से फिर ये शेयर नीचे जाने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एनसीसी के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।